बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी पे हम बात कर रहे थे। तो सेंटर टेंडेंसी का दूसरा मेजर है हमारे पास मीडियन। आज हम मीडियन की बात करने जा रहे हैं। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल सेम कंसेप्ट है, इसलिए हम इनकी बात इकट्ठी ही कर लेंगे। मीडियन में मैंने लिखा इट इज दैट सिंगल वैल्यू which divides a distribution into two equal parts in such a way that the values in one part are smaller and the values on the other part are greater than it. मैंने कहा मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो डेटा सेट के दो बराबर हिस्से करेगी, लेकिन इस अंदाज के साथ कि उसके मीडियन के एक डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होंगी और दूसरी डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होंगी। फिर मैंने लिखा क्वार्टाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के दो हिस्से बनाएं तो हमें मीडियन मिलेगा। अगर हम दो की बजाय हिस्से 4 बना दें तो फिर हमें क्वार्टाइल्स मिलेंगे। 4 बराबर हिस्से किस तरह से बनेंगे? 4 बराबर हिस्से बनाने हैं तो उसमें 3 कट लगाने पड़ेंगे। पहले वाले कट से नीचे 25% एरिया होगा, दूसरे कट से लेके पहले कट तक फिर 25%, और फिर तीसरे कट से लेके दूसरे कट तक 25%, और 25% एरिया जो है वो तीसरे कट से ऊपर होगा। हम इसको डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और अगर हम डेटा सेट के 4 की बजाय 10 बराबर हिस्से बना दें तो फिर हमें जो वैल्यूज रिसीव होती हैं हम उन्हें डिसाइल्स का नाम देते हैं। तो मैंने लिखा डिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और अगर बहुत बड़ा डेटा हो हम उसके 100 इक्वल पार्ट्स भी कर सकते हैं, और अगर 100 इक्वल पार्ट्स कर दें तो वहाँ से जो हमें रिसीव होते हैं उनको हम परसेंटाइल्स का नाम देते हैं। तो परसेंटाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। आप इसको इस तरह से समझें कि जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है हम उसको अगर ग्राफ पेपर पे अरेंज करें तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो राइट डायरेक्शन में चली जाएगी। और डेटा जब प्लेस हो जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर तो उसकी शेप हमें इस तरह से नजर आएगी। फर्ज कर लें डेटा में डिफरेंट वैल्यूज हैं, जब हम ग्राफ पेपर पे प्लेस करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन, और सबसे बड़ी वैल्यू जो हो वो एक्सट्रीम राइट पे आ जाएगी। अगर हम ढेर सारी वैल्यूज को इस तरह से अरेंज कर दें तो यूं एक लाइन की शक्ल वो इख्तियार कर जाएंगे। आप यूं समझें कि ये लाइन नहीं है बल्कि ये एक डोरी है। इस डोरी को हम अगर फोल्ड करें इस तरह से तो इस पॉइंट पे ये फोल्ड होगी। इसको हम डबल कर दें, अगर दोहरी कर दें तो ये जो पॉइंट सेंटर में आएगा ना, इसको हम मीडियन का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा भी डेटा हो हमारे पास पहले उसको अरेंज ऑर्डर में लाना होगा। ग्राफ पे जाहिर है जब हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो वो अरेंजमेंट में आ जाती हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, तो उनका जो उस डेटा का फिर सेंटर बनेगा वो हम मीडियन उसको नाम देंगे। और अगर हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन के 4 बराबर हिस्से करना चाहें तो यहाँ तक जहाँ तक मीडियन है वहाँ से हमने कट लगाया था तो 2 बराबर हिस्से हो गए थे। इसका मतलब है मीडियन से राइट पे 2 बराबर हिस्से कर देंगे और मीडियन के लेफ्ट पे 2 बराबर हिस्से कर देंगे। मीडियन के लेफ्ट पे 2 बराबर हिस्से जब करेंगे तो यहाँ पे कट आ जाएगा, ये वाला कट, और मीडियन के राइट पे जब 2 हिस्से करेंगे तो ये वाला कट आ जाएगा। तो उसी डेटा में अब यहाँ पे 3 कट आ गए हैं, Q1, Q2 और Q3। इनको हम क्वार्टाइल्स का नाम देते हैं। तो क्वार्टाइल्स ने डाटा के 4 हिस्से कर दिए हैं। क्वार्टाइल्स हैं कितने? क्वार्टाइल्स 3 हैं, Q1, Q2 एंड Q3।
इनको हम Q1 को लोअर क्वार्टाइल या मिनिमम क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, Q2 को सेकंड क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल या सेंट्रल क्वार्टाइल भी कहा जाता है। इसी तरह Q3 को मैक्सिमम क्वार्टाइल, लार्जर क्वार्टाइल, मैक्सिमम क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल या Q3 मुख्तलिफ नाम इसको दिए जाते हैं। तो आप इस डेटा को यहाँ पे डायग्राम को गौर से देखें तो आपको Q1 के नीचे 25% डेटा नजर आ रहा है, Q1 से Q2 की रेंज में 25% है, फिर Q2 से Q3 की रेंज में 25% है और 25% डेटा Q3 से ऊपर है। डेटा के हिस्से हुए हैं 4, क्वार्टर्स हुए हैं 4, लेकिन क्वार्टाइल्स 3 हैं। क्वार्टाइल्स 3 इसलिए हैं कि अगर क्वार्टाइल्स 4 हो जाएंगे तो हिस्से 5 बन जाएंगे। क्वार्टाइल्स बेसिकली वो वैल्यूज हैं जिन्होंने डाटा के 4 हिस्से करने हैं, तो जाहिर है 4 हिस्से तभी बनेंगे अगर हम 3 कट लगाएंगे। कट अगर 4 लग जाएंगे तो हिस्से 4 नहीं रहेंगे, हिस्से 5 हो जाएंगे। तो Q1, Q2 और Q3 को हम कलेक्टिवली कहेंगे क्वार्टाइल्स। हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा कि क्वार्टाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इनको हम इंडिविजुअल डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे Q1 डिवाइड द डाटा सेट इनटू 2 पार्ट। Q1 जो है वो अकेला डाटा के 2 हिस्से कर रहा है, जिसे हम मिनिमम क्वार्टाइल या सबसे छोटा क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। ये क्या कर रहा है, ये डाटा के 2 हिस्से कर रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि मीडियन ने 2 बराबर हिस्से किए थे, ये 2 बराबर हिस्से नहीं कर रहा, बल्कि किस तरतीब के साथ हिस्से कर रहा है। हम कहेंगे Q1 divides the data set into 2 parts such that 25% of the observations are smaller than it and 75% of the observations are greater than it। या आप इसे कह सकते हैं Q1 divides the data set into 2 parts such that 1/4 of the observations are smaller than it and 3/4 are greater than it। इसी तरह Q2 को हम इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे Q2 divides the data set into 2 parts such that 50% of the observations are smaller than it and other 50% are greater than it। आपको याद होगा मीडियन में हमने यही बात कही थी कि मीडियन से नीचे 50% है, ऊपर भी 50% है। यही बात Q2 में हो रही है। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि जब हम एक सवाल को हल करेंगे मीडियन की वैल्यू और Q2 की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। इसी तरह हम Q3 को इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे Q3 divides the data set into 2 parts such that 75% of the observations are smaller than it and the other 25% are greater than it। या हम कह सकते हैं Q3 divides the data set into 2 parts such that 3/4 of the observations are smaller than Q3 and 1/4 are greater than Q3। इसके बाद हम बात करते हैं डिसाइल्स की। तो डेटा सेट जो हमने अरेंज किया हुआ है उसके अगर हम 10 बराबर हिस्से कर दें तो हम इनको डिसाइल्स का नाम दे देते हैं। याद रखिए, जैसे क्वार्टाइल्स 3 थे तो हिस्से 4 हुए थे, यानी 4 हिस्से करने के लिए कट कितने लगे थे, 3। तो इसी तरह से अगर हमने 10 बराबर हिस्से करने हैं तो कट फिर 10 नहीं लगेंगे बल्कि 9 लगेंगे। जैसे 3 कट लगने पे 4 हिस्से हुए थे, ऐसे ही 9 कट लगने पे 10 हिस्से हो जाएंगे। तो मैंने कलेक्टिवली तो लिखा डिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जब हम इनको इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहेंगे हम कहेंगे D1 डिवाइड द डेटा सेट या डिसाइल 1 डिवाइड द डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स such that 10% of the observations are smaller than it and 90% are greater than it। Similarly, हम कहेंगे D2 divide the data set into 2 parts such that 20% of the observations are smaller than it and 80% are greater than it। D3 की बात होगी तो हम कहेंगे D3 divide the data set into 2 parts such that 30% of the observations are smaller than it and 70% are greater than it। D4 के बात होगी तो D4 से नीचे 40% और उससे ऊपर 60%। D5 की बात होगी तो उससे नीचे 50% और उससे ऊपर भी 50%।
तो आप गौर करें, जो बात हम D5 में कर रहे हैं यही बात हमने Q2 में की थी, यही मीडियन में की थी। हमने मीडियन में भी कहा था ये 50-50 की रेशो में उसको कन्वर्ट करता है। Q2 में भी यही कहा कि 50% स्मॉलर 50% ग्रेटर। D5 पे भी यही कह रहे हैं 50% स्मॉलर 50% ग्रेटर। तो जाहिर है जब हम D5 कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर वही मिलेगा जो Q2 का मिला था, हमें आंसर वही मिलेगा जो मीडियन का मिला था। इसी तरह से वन बाई वन हम उनको डिस्क्राइब करते जाएंगे। D9 की बात होगी तो हम कहेंगे decile 9 या D9 divides the data set into two parts such that 90% of the observations are smaller than it and 10% are greater than it। जब हम बात करेंगे परसेंटाइल्स की, तो परसेंटाइल कितने होंगे? परसेंटाइल होंगे हमारे पास 99, क्योंकि 100 शेयर्स बनाने हैं, 100 हिस्से बनाने हैं। जैसे 4 हिस्से बनाने के लिए 3 क्वार्टाइल थे, जैसे 10 हिस्से बनाने के लिए 9 डिसाइल थे, ऐसे ही 100 हिस्से बनाने के लिए 99 परसेंटाइल्स होंगे। हम इनको इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे तो सबसे छोटा P1 कहलाएगा, और P1 कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम राइट पे, सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यहाँ करके जहाँ पे आप इस वक्त कर्सर देख रहे हैं। P10 से नीचे 10 हिस्से बनने हैं। P10 से नीचे आएगा P9, फिर P8, फिर P7, फिर P6, फिर P5। P5 यहाँ पे होगा, फिर P4, फिर P3, फिर P2, फिर P1। P1 यहाँ करके आएगा। P1 से नीचे सिर्फ 1% डेटा होगा, तो हम कहेंगे परसेंटाइल 1 या फर्स्ट परसेंटाइल divide the data set into two parts such that 1% of the observations are smaller than it and 99% are greater than it। इसी तरह बात करेंगे P2 की या परसेंटाइल 2 की। हम कहेंगे P2 divide the data set into two parts such that 2% of the observations are smaller than it and 98% are greater than it। P5 यहाँ करके आएगा जिसमें हम कहेंगे 5% are smaller, 95% are greater। P10 पे आएंगे तो हम कहेंगे 10% smaller and 90% greater। तो और से देखिए D1 में भी हमने यही कहा था 10% स्मॉलर और 90% ग्रेटर। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि D1 का और P10 का आंसर सेम डेटा के लिए सेम ही रहेगा। इसी तरह से P10 के बाद आएगा P11, P12, P13 सो ऑन। P20 आ जाएगा तो हम 20 वाले में फिर डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे 20% स्मॉलर है 80% ग्रेटर, और यही बात हमने D2 में कही थी कि इससे नीचे 20% होता है और ऊपर 80% होता है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि अगर हमारे पास सेम डाटा सेट हो, हम D2 कैलकुलेट करें और P20 कैलकुलेट करें तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा। P20 के बाद आ जाएगा P21, फिर P22, फिर P23, फिर P24 और P25 यहाँ करके आएगा। जिस वक्त आप यहाँ कर्सर जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा P25। P25 को मैं डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगा P25 डिवाइड द डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स such that 25% of the observations are smaller than it and the other 75% are greater than it। आपको याद होगा हमने Q1 में भी यही डेफिनेशन की थी कि उससे नीचे भी 25% और ऊपर 75% होता है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रही है कि P25 की वैल्यू हमें वही मिलेगी जो हमें Q1 की मिली। इसी तरह चलते जाएंगे तो D3 के सामने आ जाएगा P30, D4 के सामने आ जाएगा P40 एंड सो ऑन। D5 के सामने आ जाएगा P50। P50 की डेफिनेशन में हम कहेंगे P50 डिवाइड द डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स सच दैट 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉलर एंड 50% आर ग्रेटर देन इट। यही बात D5 में हुई थी, यही Q2 में, यही मीडियन में। तो यहाँ से ये इंडिकेशन आपको मिल रही है कि मीडियन Q2 D5 और P50 आंसर सेम ही होगा विद द कंडीशन कि हमने ये कैलकुलेशन सेम डेटा सेट से की हुई है। इसी तरह से D6 के सामने हमारे पास P60 आ जाएगा, D7 के सामने P70 होगा, P8 के सामने P80 होगा, और जहां पे आपका फॉल करेगा ना P75, ये जगह होगी Q3 के सामने वाली। P75 डेटा के दो हिस्से करेगा सच दैट 75% of the observations are smaller than it and 25% are greater than it। आप जानते हैं कि हमने Q3 में भी यही बात की थी।
जब आप P75 कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास वही आंसर आएगा जो P3 में आया था। फिर P90 जो है वो D9 के सामने होगा और सबसे बड़ा परसेंटाइल आपके पास होगा P99। यहाँ पे इनको सबको शो करना मुश्किल था, इसलिए मैंने जो मेजर थे वो शो कर दिए। P90 सबसे बड़ा नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ा होगा P99। P99 एक्सट्रीम राइट से उतने ही फासले पे होगा जितने फासले पे P1 एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा। तो P99 को हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे परसेंटाइल 99 डिवाइड द डाटा सेट इनटू टू पार्ट्स such that 99% of the observations are smaller than and only 1% are greater than it। अगर हम यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो हम कहेंगे D1 इज इक्वल टू P10, इसी तरह D2 इज इक्वल टू P20, D3 इज इक्वल टू P30, D4 इज इक्वल टू P40, D5 इज इक्वल टू P50 हम पहले ही लिख चुके हैं, D6 इज इक्वल टू P60, D7 इज इक्वल टू P70, D8 इज इक्वल टू P80 एंड D9 इज इक्वल टू P90 हम यहाँ शो कर चुके हैं। हर डिसाइल के सामने परसेंटाइल मौजूद होगा। जैसे D1 है उसके सामने परसेंटाइल आ गया, D2 है परसेंटाइल आ गया, D7 है परसेंटाइल आ गया। लेकिन हर परसेंटाइल के सामने डिसाइल होना ज़रूरी नहीं है। मसलन P9 के सामने कोई डिसाइल नहीं है, P15 के सामने कोई डिसाइल नहीं है, P48 की बात करें उसके सामने कोई डिसाइल नहीं है, P75 की बात करें उसके सामने कोई डिसाइल नहीं है। हाँ, P75 के सामने Q3 ज़रूर मौजूद है। इसी तरह हर क्वार्टाइल के सामने डिसाइल मौजूद होगा, लेकिन हर डिसाइल के सामने क्वार्टाइल मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से हम बाकी रिलेशनशिप आप खुद लिख सकते हैं। वो क्या है जी, D1 इज इक्वल टू P10, D2 इज इक्वल टू P20, D3 is equal to P30, D4 is P40, D6 is P60, D7 is P70, D8 is P80 and D9 is P90। हम बात करते हैं जी कि इनको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। मैंने एक ही सवाल लिया है और उसमें ये चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने लिखा फाइंड आउट मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, फोर्थ डिसाइल, सेवन्थ डिसाइल, 64th परसेंटाइल एंड 83th परसेंटाइल फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पहला कॉलम जो है वो दिया गया है, एक्स की शक्ल में वैल्यूज़ हैं 24, 37, 30, 56, 44 एंड सो ऑन। हमने चूँकि बात की थी कि रेंज डेटा सेट के 2 बराबर हिस्से करने हैं, मीडियन ने, क्वार्टाइल ने 4 बराबर हिस्से करने हैं, तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। अरेंजमेंट में हमने सबसे छोटी वैल्यू को पहले रखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड लास्ट पे सबसे बड़ी। डाटा में हम गए तो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हमें मिल रही है 60 और सबसे छोटी मिल रही है 24। हमने उनको तरतीब के साथ लिख लिया। लेकिन याद रखिए ये अरेंज ऑर्डर जो है ये है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। हमने फार्मूला लिखा मीडियन इज n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH वैल्यू। यहाँ n से मुराद है नंबर ऑब्जर्वेशंस। यहाँ नंबर ऑब्जर्वेशंस कितनी है जी, डेटा में हम काउंट कर लें तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। 10 में हमने 1 ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 5.5 TH वैल्यू। रिमेंबर दैट 5.5 इज नॉट द आंसर बट इट इज द लोकेशन ऑफ द मीडियन, इट इज द हाउस नंबर ऑफ द मीडियन। हमने ट्रेस करना है कि 5.5 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। हम इन वैल्यूज़ को अगर नंबर अरेंज ऑर्डर में अलॉट कर दें तो 24 को पहला नंबर मिलेगा, 27 को दूसरा, 30 को तीसरा, 35 को चौथा और 37 को पांचवा। यानी हमने 37 से आगे जाना है, 5.5 5 से आगे है और 6 नंबर पे है 40, यानी 40 से हमने पीछे आना है और 37 से आगे जाना है। इनके दरमियान में ये कहीं वैल्यू आएगी, आंसर होगा 37 और 40 के दरमियान में कहीं। तो इसको ट्रेस करने का, इसको मैनिपुलेट करने का मैं एक आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो सब में यूज़ हो जाएगा, क्वार्टाइल में भी, परसेंटाइल में भी, डिसाइल्स में भी। तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपने
5.5 में डेसिमल से पहले वाली फिगर लेनी है, डेसिमल से पहले फिगर है यहाँ पे 5, तो 5 पोजीशन पे वहां जो वैल्यू पड़ी है वो एज इट इज उठा के लिख देंगे। 5 पोजीशन पे वहां पे वैल्यू पड़ी हुई है 37, तो मैंने यहाँ पे 37 को ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन डालना है, और आपने ये जो 5.5 है ये है इन बिटवीन 5 एंड 6, तो अब आपने 6 और 5 का डिफरेंस लेना है। 6 नंबर पे है 40, 5 पे है 37, तो इनका डिफरेंस हो गया 40 माइनस 37। इनका डिफरेंस लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, डेसिमल के बाद जो वैल्यू थी, डेसिमल के बाद वैल्यू थी 5, उसको डेसिमल समेत वहां पे प्लेस कर देना, यानी 0.5। तो ये हो गया 40 माइनस 37 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। 40 माइनस 37 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करके इसमें आपने 36 ऐड करना है। आपने किया 40 माइनस 37, ये आंसर आपको मिला 3, उसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 37 आपने ऐड किया, तो ये हो गया 1.5 प्लस 37, आपको आंसर मिला 38.5। ये 40 माइनस 37 जो आपके पास आया है ये डिस्टेंस है 5वीं और 6ठी का। आगे चलते हैं जी। क्वार्टाइल 1 की हम बात कर रहे हैं, तो Q1 बराबर है n+1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू, 10+1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। 10+1 हम करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2.75। 2.75 को हमने वहां से ट्रेस करना है कि कहाँ फॉल करेगा। आ जाए जरा उसी स्लाइड पे। 2.75 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2.75 का मतलब है 27 से हमने आगे जाना है, इसलिए कि 2 पोजीशन पे 27 है और 30 से पीछे रहना है, इसलिए कि 3 पोजीशन पे 30 है। लेकिन ये 27 और 30 के एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, बल्कि 2.75 का मतलब है कि ये वैल्यू 27 से अगर 75 किलोमीटर आगे है तो 30 से 25 किलोमीटर पीछे है। इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ 27 एंड 30। उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, हमने 27 को एज इट इज वहां उठा के लिखना है, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 और 27 का वो लेना है और उसको 0.75 जो डेसिमल के बाद था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास बन गया 27 सेकंड नंबर पे आने वाली वैल्यू, फिर थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 30 माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, क्योंकि हम ढूंढना चाह रहे थे वैल्यू एट द पोजीशन 2.75। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आपको मिल रहा है 29.25। हम बात करते हैं Q3 की। फार्मूला है 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू, 3 इंटू 11 बाई 4, ये हुआ 8.25। तो 8.25 कहाँ पे फॉल करेगी, 8 से आगे और 9 से पीछे। 8 से 25 किलोमीटर आगे और 9 से 75 किलोमीटर पीछे। 8 पोजीशन पे हमारे पास वहाँ वैल्यू है 51, हमने उसको एज इट इज लिख लिया। 9 पोजीशन पे है 56, तो हमने 9 और 8 का डिफरेंस लिया, वो बना 56 माइनस 51, और इसको 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 8 के बाद 0.25 है, तो ये आंसर हमें मिला 52.25। D4 की हमने बात की, तो 4 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बना 4.4 वैल्यू। 4.4 जो है वो चौथी वैल्यू से आगे होगी और 5वीं से पहले होगी, तो चौथे नंबर पे वैल्यू थी वहाँ 35, मैंने वो उठा के लिख दी। उसके बाद 0.4 जो डेसिमल के बाद वाला था उसको मल्टीप्लाई किया मैंने चौथी और 5वीं के डिफरेंस के साथ। 5वें नंबर पे 37 थी, चौथे नंबर पे 35 थी, इनका डिफरेंस बना 37 माइनस 35। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.4 के साथ और फिर 35 में उसको ऐड किया, तो ये वैल्यू हमें मिली 35.8। D7 की हम बात करें तो फार्मूला हुआ 7 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th वैल्यू। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बना वैल्यू एट द पोजीशन 7.7। 7.7 पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू किस तरह से बनेगी, 7.7 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 7 से आगे है और 8 से पीछे है, तो 7 नंबर पे आने वाली वैल्यू हमने लिख दी, वो थी 44, प्लस का साइन लगाया और फिर 7 और 8th वैल्यू का डिफरेंस लिया। 8 नंबर पे थी 51, 7 नंबर पे थी 44, उनका डिफरेंस आया 51 माइनस 44,
उस डिफरेंस को ये 0.7 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हमें मिली 48.9। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये फार्मूला अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो ये बनेगा, एक मीडियन का 3, क्वार्टाइल के 3 और 1 4 हो गए, डिसाइल के 9 बनेंगे, 9 और 4 13 हो गए, परसेंटाइल के 99 बनेंगे। तो 99 में आप ये 13 अगर ऐड कर देंगे तो ये आपके फार्मूला बन जाएंगे 112। तो 112 फार्मूला को याद रखना पॉसिबल नहीं होता, इनमें एक बड़ा रिदम है, बड़ी सिमेट्री है, आप उसको समझ लेंगे तो आप कोई भी फार्मूला बड़ी आसानी के साथ लिख सकेंगे। पहली बात तो ये याद रखिए कि मीडियन की बात होनी है तो डिवाइजर में 2 आना है, क्वार्टाइल होगा तो डिवाइजर में 4 आएगा, डिसाइल होगा तो डिवाइजर में 10 आएगा, इसी तरह परसेंटाइल होगा तो डिवाइजर में 100 आ जाएगा। वजह उसकी ये है कि क्वार्टाइल में हम 4 हिस्से बनाना चाह रहे होते हैं, डिसाइल में हम 10 हिस्से बनाना चाह रहे होते हैं, और परसेंटाइल में हम 100 हिस्से बनाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, अब Q1 की बात होगी तो ऊपर n+1 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 1 आप लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह Q3 की बात होगी तो मल्टीप्लाइड बाई n+1 के साथ 3 आ जाएगा। Q2 की बात होगी तो ऊपर 2 × n+1 आ जाएगा। इसी तरह जब डिसाइल की बात होगी, D1 होगा तो n+1 के साथ 1 आ जाएगा, D2 में n+1 के साथ ऊपर 2 आ जाएगा, D3 में 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह परसेंटाइल की बात होगी तो डिवाइजर में 100 होगा, ऊपर P1 के लिए 1 × n+1 आ जाएगा, P2 के लिए 2 × n+1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन फार्मूला को आप इस तरह से याद रखेंगे तो याद रखना जो है वो आसान होगा। P64 की हमने बात की तो ये हुआ 64 × n+1 डिवाइडेड बाई 100th वैल्यू। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 7.04। 7.04 का मतलब है ये वैल्यू 7 से आगे है और 8 से पीछे है, तो 7 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू 44 हमने एज इट इज लिख दी। उसके बाद प्लस का साइन डाला, 7 और 8 का डिफरेंस लिया, 8 नंबर पे 51 थी, 7 नंबर पे 44 थी, डिफरेंस हुआ 51 - 44, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया, डेसिमल के बाद यहाँ पे था 0.04, तो इसको 0.04 से मल्टीप्लाई किया और 44 में ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हुआ 44.28। हम P83 की बात करें तो फार्मूला हो गया 83 × n+1 डिवाइडेड बाई 100। हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये बना 9.13। 9.13 का मतलब है 9 से आगे और 10 से पहले, तो 9 पोजीशन पे वैल्यू हमारी थी 56 और हमारे पास 10 पोजीशन पे थी 60, तो हमने 60 में से 56 माइनस किया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.13 के साथ, और उसमें हमने 56 ये वाला ऐड कर दिया जो 9वें नंबर पे वैल्यू थी। हमारा आंसर आ गया 56.52। थैंक यू वेरी मच।